वेल, स्पिरिट का पोस्टर आते ही सब लोग इस पोस्टर में कहानी को लेके हिंट्स ढूंढ रहे थे और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद भी ढूंढ रहा था। लेकिन फिर इस पोस्टर के बारे में सोचते सोचते मुझे कुछ ऐसा समझ में आया जिसने ये साबित कर दिया कि क्यों संदीप रेड्डी वांगा इस दौर के सबसे जीनियस एंड मैच्योर डायरेक्टर्स में से एक हैं। और शायद ये बात आपको एग्जैजरेशन लग सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे एग्री कर जाओगे, आई एम श्योर। इस पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, इंडियन सिनेमा विटनेस योर अजानुबाहु। अब देखो, काफी लोगों को पता होगा कि अजानुबाहु श्रीराम को कहा जाता है, तो क्या प्रभास का कैरेक्टर इस फिल्म में श्रीराम से इंस्पायर्ड है? नहीं, क्योंकि अगर अजानुबाहु जो कि एक संस्कृत टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसके बाहु यानी कि हाथ इतने लंबे हों कि उसकी फिंगर टिप्स उसके नीज तक पहुंच सके स्टैंडिंग स्ट्रेट पोजीशन में। जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ प्रभास उनके हाथ काफी ज्यादा लंबे हैं। मतलब इतने तो नहीं है कि वो नीज तक जाते हैं, बट यहाँ पे अजानुबाहु शब्द एक अलंकार के रूप में यूज किया गया है। अगर आप हिंदी व्याकरण समझते हो तो, और अगर आप इंग्लिश ग्रामर समझते हो तो फिगर ऑफ स्पीच इसको कहा जाता है। एंड पोस्टर में प्रभास के हाथ इतने बड़े हैं, इसका एक छोटा सा हिंट भी दिया गया है। प्रभास ने हाथ में ये जो अल्कोहल का पात्र पकड़ा हुआ है, ये पहली नजर में देखने में ग्लास जैसा लगता है, बट ये एक्चुअल में ग्लास नहीं है बल्कि एक बॉटल है, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है मोस्ट प्रोबेबली कि उनकी पाम्स काफी बड़ी हैं। एंड ऐसा हम और भी कई मूवीज में देख चुके हैं कि उनके हैंड जेस्चर्स को एक अच्छा डायरेक्टर काफी अच्छे से यूज करता है। इसलिए ये पोस्टर वांगा के स्टाइल की विजुअल स्टोरी टेलिंग का जीता जागता नमूना है। और सिनेमा के बारे में बारीकी से जानने वाला हर इंसान ये जानता है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग ही सबसे पावरफुल तरीका होता है फिल्म मेकिंग का। ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। इतना ही नहीं, ये पोस्टर यहाँ पे कैरेक्टर की साइकोलॉजी भी रिवील कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट विजुअल मेटाफोर है द वुंडेड बीस्ट का। पोस्टर में सबसे पहली ही चीज जो नोटिस होती है वो है प्रभास की बैक, जो जख्मों से भरी हुई है। अब एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी पे इतने स्कार्स, वो भी शर्टलेस, इसका मतलब ये ड्यूटी पर लगने वाले वुंड्स नहीं है, ये पर्सनल बैटल्स के निशान है। ये दिखाता है कि कैरेक्टर फिजिकली और मेंटली टूट चुका है, पर अभी भी वो अपने पैरों पे खड़ा है। वहीं पे हीरो का चेहरा न दिखाना एक क्लासिक टेक्निक होती है, इसे मिस्ट्री क्रिएट करना कहा जाता है सिनेमा में। बट यहाँ पे फोकस उसकी फिजिक और पेन पे डाला गया है, ना कि स्टार पावर पे। मतलब यहाँ जो इसकी बॉडी पे जो निशान दिख रहे हैं कैरेक्टर की, वो एक्चुअली में इसकी बॉडी पे नहीं है, उसकी सोल पे है, उसकी आत्मा पे है। यहाँ स्पिरिट टाइटल का मीनिंग क्लियर हो रहा है। स्पिरिट यानी कि सोल, विल पावर, यानी कि हीरो टूटने के बाद भी लड़ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। अब यहाँ पे कंट्रास्ट समझ रहे हो आप? एक पुलिस ऑफिसर जो लॉ मेंटेन करता है, वही रूल्स तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हमें कुछ टिपिकल वांगा एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं पोस्टर में, जो रिप्रेजेंट करते हैं एडिक्शन एंड रेबेलियन को। हाथ में शराब और मुंह में सिगरेट। यहाँ पे ये एक एंटी हीरो की वाइब दे रहा है। ये वांगा का सिग्नेचर स्टाइल है। इसके बाद आता है फीमेल प्रेजेंस, यानी कि तृप्ति डिमरी का जेस्चर एंड पोस्चर। यहाँ पे तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर प्रभास के कैरेक्टर की सिगरेट लाइट कर रहा है। ये मोस्टली सबमिशन एंड डोमिनेंस का प्ले होता है। ये टेक्निक बॉलीवुड की 80s की फिल्मों में काफी ज्यादा यूज होती थी। वांगा के फिल्म मेकिंग स्टाइल में बॉलीवुड की क्लासिक हीरो एंड क्लासिक विलन वाली जो छवि थी, उसका मर्जर हमें देखने को मिलता है वांगा की मूवीज के हीरो के रूप में। यानी कि हीरो यहाँ कभी भी एक प्योर एक्चुअल हीरो नहीं होता। मॉरली उसे हीरो कहा ही नहीं जा सकता कहानी का। वो हमेशा एक ग्रे शेड के साथ आता है, फिर चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, कबीर सिंह हो, एनिमल का रणविजय हो, या अब स्पिरिट का मेल लीड। लेकिन मोस्टली ऑडियंस यहीं पे एक गलती करती है, क्योंकि हमें आदत है हमेशा से मूवीज में ये देखने की कि फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एंड कहानी के एंड में हीरो विलन को मार देता है। हमें मोस्टली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखने की आदत नहीं होती, क्योंकि हमारी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसलिए तो हम एस्केप ढूंढ रहे होते हैं कहानियों में, फिल्मों में, गेम्स में। अब देखो, हम फिल्म में हीरो के साथ कैसे रिलेट करते हैं? हम उसके साथ बहने की कोशिश करते हैं उसके इमोशंस में। जब फिल्म में हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। जब फिल्म में वो विलन से जीत हासिल करता है, तब हमें ये फील होता है कि वो जीत उस हीरो की नहीं है बल्कि हमारी है। अब यहीं पे आम ऑडियंस फंस जाती है। फिर वो एनिमल जैसी मूवी में दिखे रणविजय जैसे कैरेक्टर्स को हीरो समझ के उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब दिखता है कि वो कैरेक्टर नहीं है जैसा हम बनना चाहते हैं, बल्कि वो कैरेक्टर है जैसे हम अभी अंदर से हैं, एक एनिमल, एक जानवर। और फिर ऑडियंस का सबकॉन्शियस ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हमारे अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट को कोई फिल्म मेकर आईना दिखा रहा है, तो हमारे अंदर उसके अगेंस्ट एक आउटरीच पैदा होता है। और इसी वजह से फिर एनिमल जैसी फिल्म्स को कुछ लोग बुरा बोलते हैं।
जबकि सच ये है कि वो फिल्म से नहीं भाग रहे, वो अपने अंदर के जानवर से भाग रहे हैं। अब कुछ लोग कमेंट्स में इस बात को लेके अपने अपने पॉइंट्स भी देंगे, बिल्कुल देने चाहिए, और फिर देखना क्या होता है। खैर, यहाँ पोस्टर में तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के सबमिशन के साथ ही साथ एक चीज और दिखती है कि हीरो इतना कंज्यूम्ड है अपने वर्ल्ड में कि उसे बेसिक चीजों के लिए भी दूसरों की या किसी खास की जरूरत पड़ती है। इसको इमोशनल डिपेंडेंसी बोला जाता है, जो कि अक्सर हमें सो कॉल्ड प्यार की तरफ खींचती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ पे ये आपको एनिमल वाले डायनेमिक्स की याद दिला सकता है। खैर, हम वापस से आजानुबाहु वाले टर्म पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे प्रभास के कैरेक्टर की एक और शेड को दर्शाती है। वांगा ने आजानुबाहु जैसी एक डिवाइन टर्म को एक डार्क एल्कोहलिक कैरेक्टर के लिए यूज किया है, यानी कि ये एक फॉलन गॉड या फॉलन हीरो की स्टोरी कही जा सकती है। एंड हमने स्पिरिट की ऑडियो स्टोरी में सुना था कि प्रभास के कैरेक्टर का एक पास्ट रहा है, यानी कि एक आदमी जो अपने इंसान होने की सर्वश्रेष्ठ संभावना को प्राप्त कर सकता था, वो अब निम्न स्तर की तरफ बढ़ रहा है। माइथोलॉजी की भाषा में कहूँ तो एक आदमी जो भगवान बनने की क्षमता रखता था पर अब नर्क में जल रहा है, एक साइकोलॉजिकल नर्क में। यानी सीधा सीधा रामायण की भाषा में कहूँ तो एक पुरुष जो पुरुषोत्तम बन सकता था वो अब राक्षस बन रहा है। वेल, मुझे लगता है ये मूवी एनिमल से ज़्यादा ग्राउंडेड होगी, बट वायलेंस में उससे भी एक लेवल ऊपर रहेगी। ये बस मारधाड़ वाली फिल्म नहीं लग रही है, बल्कि ये एक ट्रेजिक कैरेक्टर स्टडी जैसा कुछ लग रहा है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि वांगा का फिल्म मेकिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल एंड इन्फ्लुएंशियल है। वो अपनी कहानियों में कैरेक्टर को सिगरेट एंड शराब जैसी चीज़ों का सहारा लेते हुए दिखाते हैं। कहीं कहीं पे ये ग्लोरिफिकेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों से कम उस एंगल से तो दूर रहना ही है जिस वजह से वांगा का हीरो उनका एडिक्शन पालता है। अब मुझे ले लो, मुझे वांगा का काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनका दीवाना हूँ काम का भाई, एक तरह से कह सकते हो उनकी आर्ट का। लेकिन कभी उनके काम से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि लाइफ ने बहुत गंदी ले ली है तो मैंने सिगरेट या शराब की लत पाल ली। तो हमें किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना है और किन से नहीं, ये हमारे ही हाथ में होता है हमेशा। वेल, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो समझ ही गए होंगे किन के साथ शेयर करनी है ये, और सब्सक्राइब कर लिया करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।